हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। 10 या 12 नंबर का चैप्टर है सीबीएसई या आईएससी में, और इस बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इस चैप्टर को नेगलेक्ट करके चलते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ईजी पोर्शन है ये सीबीएसई का या आईएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इजी पोर्शन है ये, क्योंकि इसमें 2 ही 3 फॉर्मूले, उसी में पूरा चैप्टर ऐसे घूमता रहता है। बस आपको कुछ थोड़ी सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा आपको जगाने की जरूरत है। तो तैयार हो जाओ, मैं आपको जगाने आया हूँ, प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। जो भी आपको लगता है नई नई चीजें हैं वो आप लिख लिया करो, और जो भी लगता है कि भाई रिवाइज हो रहा है, पहले किया हुआ है, तो अच्छी बात है ना, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपको। तो आप जैसे भी क्वेश्चन यहाँ आपको दिखता है, आप पहले वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है, कुछ अगर मिस हो गया होगा, कुछ अगर छूट गया होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा आंसर आपके लिए उपलब्ध है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं। कल एग्जाम है तो क्वेश्चन जितना ज्यादा करें उतना अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। कंसिडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन ए मेटल सर्फेस केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। ठीक है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। हमने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस की ओर फेंका है। तो क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है वो आपसे मांग रहा है। नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन इमिट इलेक्ट्रॉन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कंचे बहुत खेले हैं, कंचे से कंचे को मारो तो कंचा भागता है, राइट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन मारो इलेक्ट्रॉन की ओर, तो इलेक्ट्रॉन भी मेटल से बाहर निकलता है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एन एनर्जी ई नॉट। ये कोई जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ अ मैक्सिमम ऑफ ई नॉट -5। मैक्सिमम की बात हो रही है तो ई नॉट -5 मैक्सिमम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी अगर दे दे, 100% अगर दे दे, तो क्या होगा, स्ट्राइक करने वाला जो स्ट्राइक जिस इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है वो पूरा ई नॉट एनर्जी ग्रहण कर लेगा, ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाइंडेड है विद द मेटल, ये इलेक्ट्रॉन के पास ई नॉट है, ये पूरा का पूरा एनर्जी अगर आप अपने 100% ट्रांसफर करता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट होगी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ई नॉट होगी। इलेक्ट्रॉन कैन बी ओमिटेड विथ एनर्जी, या इमिटेड होना चाहिए था, विथ एनर्जी विथ मैक्सिमम ऑफ ई नॉट। बात तो सही है, अगर अपनी ई नॉट एनर्जी पूरा ये दे रहा है अगले इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास ई नॉट एनर्जी होनी चाहिए ना मैक्सिमम वाली, यानी कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। नो 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 नो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, intensity of light directly proportional to photoelectric current, photoelectric current, ठीक है। intensity of light directly proportional to photoelectric current, kinetic energy नहीं, ठीक है ना, kinetic energy की बिल्कुल भी नहीं। तो पहला पोर्शन तो गलत हो गया। kinetic energy और intensity of light में कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, नोट कर लो कहीं पर। इनवर्सिव नो नो नो, ये भी नहीं, रिलेशन ही नहीं है। डायरेक्टली क्या, प्रोपोर्शनल क्या, ठीक है, नो रिलेशन एट ऑल। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ, हाँ ये सही ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चौथा भी पढ़ ही लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नो 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 नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है बच्चों, ये हमने पढ़ा है ना। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही ना। मैं अगर ज्यादा स्पीड से आपको स्ट्राइक करूंगा तो आपकी स्पीड भी तो ज्यादा ही होगी। मैं आपको धीरे से धक्का दूंगा तो आप धीरे से गिरोगे, जोर से धक्का दूं विथ हाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी से रिलेटेड है। अगर ज्यादा एनर्जी से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन की भागने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां लिखा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है, नाम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। ऐसा वोल्टेज दो अगले प्लेट को कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्राइक ही ना कर पाए, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई ना, तो सीधा सीधा जीरो मार देंगे और क्या,
सीधा सीधा जीरो मार देंगे, हो गया। A proton, a neutron, an electron and an alpha particle have same energy. क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, 4 पार्टिकल हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों को पता नहीं है इनके जो रिलेशंस है आपस में, मास और चार्ज का रिलेशन कितना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो ऐसे इजी वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या छूट जाता है। तो बच्चों आप याद कर लो, आज तो लास्ट डे है, कल तो पेपर ही है। आज आप ध्यान में रख लो मास का आपस में क्या रिलेशन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इसमें सबसे हेवी मास कौन सा है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे हेवी है। उसके बाद कौन है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो लेंगे ऑलमोस्ट आसपास है। सबसे लाइट पार्टिकल कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। हैव सेम एनर्जी, दे आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर एज। देखो लैम्बडा और एनर्जी का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका फाइनल फार्मूला मेमोरी में फिट करना भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने डिराइव किया था फार्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 मास इंटू एनर्जी, ये डिराइव किया था हम लोगों ने। अगर आप डेरिवेशन भूल गए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर का लिंक डाल दूंगा जिसमें डेरिवेशन है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में स्ट्राइक तो हो जाए कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे चीजें आ सकती है एग्जाम में। ये है एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशनशिप, जिसमें मास भी है और प्लैंक्स कांस्टेंट है। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मास तो सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, मास सेम है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी भी सेम कह रहा है। तो अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंपेयर करोगे तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब देखो सबसे हेवी कौन है? यहाँ तो हम लोग एनर्जी सबका सेम है तो एनर्जी फैक्टर को आप हटा दो, तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि जो सबसे हेवी होगा, जो सबसे हेवी मास होगा उसका लैम्डा कम होगा। सबसे हेवी मास कौन है? अल्फा, तो इसका लैम्डा सबसे कम, तो लैम्डा ऑफ अल्फा लेस देन लैम्डा ऑफ, और सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होगा? तो इसी रेशियो को आप इसमें क्या करो, इनइक्वालिटी को चेंज कर दो। तो क्या करो, इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, काम खत्म, ठीक है, बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आया, लिख लो कहीं मोटे मोटे कैपिटल लेटर में, कहीं लिख लो कॉर्नर में। Electron is moving with an initial velocity x-axis, I cap means x-axis, magnetic field J यानी कि y-axis ऐसे, then its de Broglie wavelength remain constant, increases with time, decreases with time, increases and decreases periodically। ध्यान से सोचो बच्चों, वीडियो को बंद कर दो, पॉज करके सोचो, मैं भी पॉज कर देता हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ। अब सोचो इसमें कैसे किया जाए। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और मैग्नेटिक फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज मालूम है, मोशन के बारे में सारी नॉलेज है हमारे को। तो इसमें से कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, सोचो और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। हाँ बच्चों, तो कुछ सोचा आपने क्या होगा यहाँ पर? हमने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, फॉर्मूला तो जानते ही हैं, सारा कॉन्सेप्ट मालूम है, और यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो वो भी हमारे को फॉर्मूला मालूम है। तो सबसे पहले आप डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम, एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। An electron is moving with an initial velocity v is equal to v naught I cap and is in a magnetic field b is equal to v naught j cap, then its de Broglie wavelength क्या होगा? a b c d। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप ध्यान से देखो, देखो वेवलेंथ क्या है? स्केलर फैक्टर है, स्केलर है ना, इसकी कोई रिएक्शन तो होती नहीं है। और यहाँ पे क्या है? एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू स्पीड। तो ये टोटल जो क्वांटिटी बना लैम्डा यानी कि एच अपॉन पी, ये तो स्केलर है। तो मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं ना, स्पीड। लेकिन यहाँ पर एच के साथ इन्वॉल्व है, एच अपॉन, यहाँ इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करेगी, डायरेक्शन नहीं। तो मोमेंटम ऐसे इंडिविजुअली देखा जाए, अलग से देखा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लैम्डा इज स्केलर।
तो यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट है जो कि कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मास कैसे चेंज हो जाएगा अगर उसकी कुछ भी चेंज होता है तो। प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, यानी कि जो मोमेंटम रेशियो जो ये हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ये जो रेशियो बन रहा है ये क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल आंसर पर टिक मारेंगे, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट। Ratio of de Broglie wavelength associated with two electrons accelerated through voltage V and 36 volt। देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया, लैम्डा और वोल्टेज में रिलेशनशिप। इस पे भी आपको ना डेरिवेशन दिया जा सकता है कि रिलेट या फिर डिराइव द फॉर्मूला विच रिलेट्स वेवलेंथ एंड वोल्टेज। ठीक है, तो फॉर्मूला में आप देखोगे ये जो लैम्डा होता है ना, ये जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज होता है। नहीं किया डेरिवेशन तो कर लो, लिंक में डाल रहा हूँ या किसी बुक में मिल जाएगा। अगर आप मेरे ऑनलाइन आपने पढ़ा है तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मेरे से अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ा होगा तो आपके नोट्स में भी होगा ये। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट v2 बाई v1। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू 25 एंड, तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन 1, इसके लिए 25 वोल्ट लिख लें यहाँ पे, दिस इज 25 और दूसरे के लिए 36, ये हो जाएगा 6/5, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है ना, तो 6/5 आपको ऑप्शन मिल गया, बड़ा इजी था ये, तो कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, 6/5। फिर से पढ़ लेते हैं, असर्शन रीजन है, ध्यान से देखना है क्योंकि असर्शन रीजन में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या लिखेंगे, ए इज ट्रू। क्या लिखेंगे, ए के लिए क्या लिखेंगे, ट्रू। The ejection of electron from the metallic surface is possible with frequency of incident photon below the threshold frequency। ये तो गलत बात हो गई, ये तो फॉल्स है। ठीक है ना, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है बेटे, कम से कम थ्रेशोल्ड तो मिनिमम हुआ ना, उतना तो चाहिए ही चाहिए फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे देंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आप ऑप्शन सी पे टिक मार सकते हो ना, वहां लिखा हुआ है सेक्शन सी में, आपको लिखा हुआ मिलता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है ना, इस ऑप्शन में टिक मार दो। The accelerating voltage increases the wavelength of the electron as wave। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v की बात हो रही है और वेवलेंथ की बात हो रही है, फिर से वही रिलेशन आ गया, फिर से वही रिलेशन आ गया, लैम्डा है ना इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है आपसे, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नथिंग न्यू। ठीक है बच्चे, तो यहां पर क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो लैम्डा नीचे आएगा, वेवलेंथ डिक्रीजेस होगा। बेस्ट पॉसिबल आंसर इज डिक्रीजेस। तो अगर आप भूलना भी चाहते हो तो नहीं भूल पाओगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, स्टाइल पूछने का थोड़ा अलग है लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है बच्चों, तो सारे लिखते जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ड्रॉ ग्राफ, देखो ग्राफ भी ड्रॉ करने को आ सकता है, मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ग्राफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Draw graphs showing variation of photoelectric current with applied voltage for two identical radiations of equal frequency and different intensities. Make the graph for the radiation of higher intensity. ठीक है? Draw graphs showing variation of photoelectric current, applied voltage for two identical radiations of equal frequency and different intensity। देखो यहाँ पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपने ग्राफ तो देखा होगा, आपने ग्राफ तो यहाँ पे देखा होगा पहले कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है PE, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में लिख रहा हूं PE विथ अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी और ऐसा जो ग्राफ बनता है ना, इसमें क्या होता है कि करंट यहां पे देख लो, ये कुछ मैक्सिमम करंट पे जाके सैचुरेट हो जाता है, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, यहां बोला गया है इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक वाला सेम रहेगा।
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आप 2-3 लाइन बनाओ पहले। ये इंटेंसिटी I1 दे दो नाम, ये I2 दे दो और ये I3 दे दो। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, I1 सबसे कम, फिर I2 सबसे ज्यादा, I3 सबसे ज्यादा। ये ट्रेंड आपको दिखाना है, राइट। ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ showing variation of photoelectric current with applied voltage for two identical radiations of equal frequency and different intensities। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, V का ग्राफ है। मेक द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हाई इंटेंसिटीज, तो ड्रॉ कर लिया हमने ना हाई इंटेंसिटीज। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ आपको अगर नहीं ध्यान में था तो इसको कृपया करके ड्रॉ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट ये ग्राफ से भी रिलेटेड है। ये देखो ग्राफ तो आएगा पक्का, आप ग्राफ से भाग नहीं सकते अगर भागने की सोच रहे हो तो। और भागना क्यों है, आपने मेहनत करी है पूरे साल, मुझे मालूम है, अच्छे से पढ़ाई करी है, तो लास्ट टाइम की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक दिन पहले का कुछ मेमोरी ब्रशअप अगर हो जाता है ना तो मेमोरी शार्प हो जाता है। ध्यान से देख लो, हमारे पास ग्राफ गिवन है। यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स, कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला गया बच्चों, सो बी केयरफुल नाउ। वी हैव वोल्टेज V0 और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का रिलेशन, यही तो यहाँ पे गेम है। तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं, ताकि आपको ग्राफ जो इसका है अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। देखो यहाँ पे क्या ग्राफ चाहिए मुझे, V0 और फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ चाहिए ना, V0 और फ्रीक्वेंसी। V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको ये देखना है कि हमारे पास H इंसिडेंट रेडिएशन, आइंस्टीन फॉर्मूला को आप याद करो, आइंस्टीन फॉर्मूला जो डुअल नेचर में है, H म्यू इज इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला, आइंस्टीन फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला हमारे को इसमें रिलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज क्यू, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले फील्ड में आप डालोगे ना इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप क्या करोगे यहाँ पर, H न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन नॉट प्लस V0 क्यू, ये आप लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो। तो हमारे को इसको पकड़ना है एक्स एक्सिस के लिए, इसको पकड़ना है वाई एक्सिस के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स याद है तो आपको शायद ये याद हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि y एक्सिस में जो V0 है, ये y एक्सिस में V0 है। ठीक है ना, तो y एक्सिस में जो V0 है हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग, इसका इस फॉर्मेट में डालेंगे, इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इस V0 को ना अकेला छोड़ो, V0 इंटू क्यू है, इसको पहले ऐसे लिखो, V0 है तो Q क्या हो, H बाई क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी प्लस W0, यानी कि वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है वर्क फंक्शन। ठीक है ना, तो आप इससे मैच कराओ, इसको इससे मैच कराओ, ये y है, ये क्या है, ये y है। ठीक है ना, और ये क्या है, x है। तो ऑब्वियस सी बात है H बाई क्यू क्या होगा, m हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा c हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है ना, पक्का। हमें क्या बोला गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब बताओ बच्चों m क्या है, m तो स्लोप है, स्लोप निकालने अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए चाहिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट को मार्क कर लें। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 14, दिख रहा है आपको, ये और मोटा मोटा लिखूं, पतला हो गया थोड़ा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 14, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1.23।
ठीक है। यहाँ वाला पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यहाँ वाला पॉइंट के लिए आपको क्या गिवन है, 5 इंटू 10⁻14, 0, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2। तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2। तो y2 क्या है, 0 है, माइनस y1 क्या है, 1.23 है, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 8 इंटू 10⁻14। ठीक, ओके, हो गया। 2 0 यहां से हटा दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 अपॉन 3 इंटू 10⁻16, ठीक है। ये स्लोप मिल गया मुझे 3, ये हो गया 41। स्लोप मुझे मिल चुका है बच्चों, स्लोप मुझे मिल चुका है, h/q मुझे चाहिए। स्लोप क्या है, h/q, और स्लोप तो मैंने फाइंड कर लिया है, 4/10⁻16, ठीक है। h मैं ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया बच्चों, दिख रहा है आपको, ओके दैट्स फाइन, समझ में आ जाएगा। h/q, q क्या है, q तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6.4 इंटू 10⁻−19 -16 -19 दिस इज योर h, मिल गया ना, 6.4 माइनस 10⁻34 आ तो गया प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिक क्या था, बेसिक था ही डायरेक्ट, 2 ही लाइन का तो डेरिवेशन है, देखो यहाँ तक पहुंच गए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ग्राफ दिया ही बात। इजी है बच्चों, इजी है, थोड़ा सा खोपड़ी को लगाओगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख लो, ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, ओके। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था एटम्स में, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो टोटल एनर्जी होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोगों ने ये भी डिराइव में सीखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, मोटा मोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, होपफुली ज्यादा क्लैरिटी होगी इस बार, यस। तो ये है, आपको क्या करना है, सिर्फ n की जगह 2 ही तो डालना है, ठीक है ना। तो यहां पर बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग दिस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, ठीक है, और एनर्जी चाहिए, ठीक है। लैम्डा के लिए क्या चाहिए, h/p मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हो मोमेंटम को। तो k होता है क्या, हाफ mv², मोमेंटम होता है mv, ठीक है ना। तो आप यहां से v की वैल्यू उठाओ, p/m यहां डाल दो, तो k इज इक्वल टू हाफ mv², v² का मतलब p²/m², तो ये होता है p²/2m। तो p क्या लिखेंगे हम लोग, √2km, p क्या लिखेंगे, √2km, तो यहां डाल दो √2km, हो गया, छोटा सा डेरिवेशन था। k आप कैसे निकालोगे, k यहां से निकालोगे, n की जगह 2 डाल दो, तो हो जाएगा 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसके k की वैल्यू निकाल के हम लोग यहां डाल देंगे, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है ये। तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, जूल में कैसे करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो ये आपको पूरा काइनेटिक निकल के आ गया। इस k की जगह यहां डाल दो, डाल दिया हमने k की जगह। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को मालूम होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपको मालूम है,
तो यहाँ पे आप सारे फैक्टर्स हमें मालूम है, लैम्डा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये आपको बस कैलकुलेशन ही करना आपको और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आप लैम्डा लिखोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 2 के जो एनर्जी है वो ये है पूरा, डिवाइड बाय 4 है, ये हो जाएगा 0.4। तो क्या लिखेंगे 13.6 इंटू 0.4 इंटू 10⁻19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े, आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताना क्या आया। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस वोल्टेज, ये हमने अभी डिराइव किया था, तो वोल्टेज वाला भी आ गया, ये भी आप कर सकते हो, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को समझोगे, पहले आप खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। तो बच्चों इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग कि लैम्डा और वोल्टेज में रिलेशन आखिर है क्या, क्योंकि इसके डेरिवेशन है, छोटे से डेरिवेशन है ये, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2016 में। तो अगर आप सीबीएसई में हो या एससी में हो, ये फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v, ठीक है ना, 1/√v। प्लॉट ए ग्राफ बोला गया है, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट प्लॉट कर देते हैं। मैं यहाँ पे डिराइव भी करने वाला हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे हो रहा है। लैम्डा हम लोग क्या लिखते हैं, h/p लिखते हैं सबसे पहले, और वोल्टेज कहाँ से इसमें घुसता है, वोल्टेज इंटू चार्ज, ये हम लोग लिखते हैं 12mv², ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करोगे, मोमेंटम का जो फॉर्मूले में जो वेलोसिटी है ना, उसके बारे में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, लिख लोगे 2vq/m अंडर रूट, ये वेलोसिटी मिल गया ना, यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये, इसको यहाँ से डाल दो 2vq/m, दिस इज द वेवलेंथ वी आर गेटिंग। ये लैम्डा आपको मिल गया, लैम्डा रिलेट हो गया वोल्टेज से। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/2m वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पर देखो प्लैंक्स कांस्टेंट h तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, सिर्फ वोल्टेज यहाँ वेरी कर रहा है, डिराइव हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज व्हाट इनवर्सली रिलेटेड स्ट्रेट अवे, ठीक है ना, इनवर्सली रिलेटेड। तो आप एक काम और कर सकते हो कि h/√2m³ अलग लिख लो, 1/√v अलग लिख लो। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो आपको क्या बोला गया, वेवलेंथ वर्सेस दिस। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पूरी क्वांटिटी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, पूरी क्वांटिटी। अब आप वापस स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में जाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c हम लोगों ने लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर c अगर 0 है तो लाइन पास करता है ओरिजिन से, तो इस केस में तो प्लस वाला फैक्टर तो 0 है, यानी कि c 0, c जब भी 0 हो यानी कि लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये पोर्शन तो 0 है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे आप यहाँ लैम्डा लिखो, 1/√v लिखो, और आप क्या करोगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। सो दिस इज द ग्राफ, वी आर गेटिंग, 1/√v है, ठीक है ना, याद आया। चलो ये हो गया है, तो ये ग्राफ हम लोगों ने कर लिया, फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अभी इसमें एक पोर्शन और है क्वेश्चन का, उसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकल ऑफ ए स्मॉलर मास एंड y। ध्यान से पढ़ना है, फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज, q का फैक्टर सेम है, ऑफ मासेस m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकल ऑफ ए स्मॉलर मास एंड y। मास को कंपेयर करने को बोला गया है, चार्ज सेम है, और लेकिन लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो इस फॉर्मूले पर वापस आ जाओ आप यहाँ पे, मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने,
इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप वापस आओगे इस फॉर्मूले में तो क्या लिखोगे, लैम्डा इनवर्सली रिलेटेड टू मास। हमें सिर्फ मास दिया गया है कंपेयर करने के लिए, चार्ज सेम है, वोल्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी आप कांस्टेंट ले लो, तो ये रिलेशन आपको मिल रहा है। तो जो हेवियर मास होगा लैम्डा, जो हेवियर मास उसके लिए लैम्डा कम, सेम चार्ज मास है, विच वन द टू रिलेशन पार्टिकल स्मॉलर मास एंड वाई। अगर आपको यहाँ पे स्लोप अगर देखें, दो पार्टिकल के ग्राफ ऐसे आप बना सकते हो, दो पार्टिकल के लिए ग्राफ होगा। आप वापस मास वाले फैक्टर पे अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/लैम्डा अंडर रूट ऑफ v m2q, ये मिल रहा है। ध्यान से देखना है बच्चों, अगर हम मास की बात करें, देखो लैम्डा और अंडर रूट 1/√v का स्लोप अगर आप निकालोगे तो स्लोप क्या निकल रहा है आपको, दिस इज द स्लोप। ठीक, स्लोप पे ध्यान देना है बच्चों आपको, मास पूछा गया, स्लोप पे ध्यान दो आप। स्लोप जो निकालेंगे हम लोग, तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा, h/√2mq। अब यहां पे तो स्लोप एंड मास आर इनवर्सली रिलेटेड, तो यहां पे देखो इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी तो ज्यादा होगा, और स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। ठीक, एग्री। यहां ध्यान से देखो m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जिसका मास ज्यादा, m1 ज्यादा है ना, m1 ज्यादा तो स्लोप कम, यानी कि दिस इज m1 वाला चीज, स्लोप ज्यादा मास कम, तो मास ज्यादा स्लोप कम। ये m1 के लिए ग्राफ है और ये m2 के लिए ग्राफ है। ठीक है ना, ये ग्राफ हमने कंपेयर कर लिया है दोनों में। ठीक है ना, इजी है बहुत। तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना है, तो स्लोप के टर्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्लोप वाले तो पक्का ही आते हैं, इसलिए ग्राफ को समझना है, स्लोप को समझना है और आंसर करना है। सो नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन हमारे पास है ये। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, समझ लिया है, लेकिन हो सकता है भूल भी गए हों, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया हो, या छूट गया होगा, या किया ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है फिजिक्स, और बहुत बच्चे पैनिक में भी है। तो सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना यार, मजे करो, जिंदगी बची है पैनिक होने के लिए। +2 तक तो मजे मजे हैं, मजे में पढ़ाई करो और अच्छे से सीख लो। स्टेट बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आप वहां पर जाकर स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं याद है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेशनरी ऑर्बिट का कंडीशन सबको मालूम है, आप देख चुके हो। हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो अच्छे से, थ्योरी पोर्शन है, मैं आपको आगे बता देता हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द 3 वेवलेंथ्स λ1, λ2, λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल। तीनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखो C से B में हो रहा है तो वेवलेंथ λ1 है, राइट। एनर्जी अगर मैं लिखूं BC के लिए तो क्या लिखूंगा, hc/λ1 ऐसे लिखते हैं, और BA, B से A के लिए मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, hc/λ2, और पूरा C से A के लिए लिखूंगा, C से A के लिए अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, hc/λ3। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कैच है, कैच तो ये है कि हमारे पास बोला गया λ1, λ2, λ3 सबको ऐड करो, मतलब कि रिलेट करो, सॉरी ऐड नहीं करो, रिलेट करो। तो हम लोग रिलेट कर देते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एनर्जी C से लेके जो B तक है प्लस एनर्जी B से लेके जो A तक है, वो आपको मिलेगा एनर्जी C से A तक, ये मिलेगा आपको। तो BC के लिए हमने निकाल रखा है hc/λ1, और BA के लिए है hc/λ2, और फिर CA के लिए है hc/λ3। hc तो चला गया, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ3, ये आपको मिल गया। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों सारे कान नाक आँख खोल के रखना है। कोई सा भी फार्मूला आ सकता है एग्जाम में, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जा सकता है, इसीलिए हर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस द बार्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज। जल्दी से करो, लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो बच्चों आगे करते हैं। यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रल लाइन की बातें हो रही हैं। क्या बोला गया? बार्मर सीरीज, पैशन सीरीज बोला गया है। सबसे पहले आपको सीरीज याद होनी चाहिए, पहले लाइमन, फिर बार्मर, फिर पैशन, ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज। तो जब हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की तो क्या लिखते हैं? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द बार्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब हम लोग लाइमन की बात करते हैं तो आपको याद है n1 1 तो फिक्स है, n2 होगा 2 3 4 एनी नंबर। बार्मर के लिए क्या होगा? बार्मर के लिए क्या होगा? n1 2 होगा और n2 क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग केस टू केस। यहाँ पे बोला गया मोस्ट एनर्जेटिक। देखो एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन है। अगर मोस्ट एनर्जेटिक की बात करूं तो लैम्डा यानी कि लीस्ट हो गया। लैम्डा लिस्ट का मतलब होता है, लैम्डा लिस्ट अगर कहीं पे मेंशन किया गया हो या फिर ये मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही हो, उस टाइम में n2 हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं ऑलवेज। n2 यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। तो बार्मर की अगर बात की जाए तो 1 अपॉन लैम्डा बार्मर इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर फिक्स है वो तो, और ये इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से लैम्डा बी मुझे मिल जाएगा 4 अपॉन आर। बार्मर सीरीज वाला लैम्डा मुझे मिल गया 4 अपॉन आर। पैशन लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, बार्मर के बाद पैशन आता है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? n1 की जगह 3 लिखेंगे, लैम्डा पी, पैशन के लिए पी डाल दो, ये 9 हो गया और ये 0 हो गया, फिर से इन्फिनिटी। तो यहां से आपको लैम्डा पैशन वाला जो मिलेगा वो 9 बाई आर मिलेगा। दोनों का रेशियो निकाल लो, तो लैम्डा बार्मर अपॉन लैम्डा पैशन कितना मिल जाएगा आपको? 4/9। ठीक है ना, इजी है दोस्त, अच्छे से करो बच्चों। A nucleus with mass number A 240 and binding energy per nucleon 7.6 है हमारे पास, breaks into fragments each, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। कोई फ्रैगमेंट अगर ब्रेक होता है तो एनर्जी तो रिलीज होता है, तो रिलीज एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी इनिशियली माइनस एनर्जी फाइनली कर देते हैं। ये जो डिफरेंस आता है यही तो हमारा रिलीज एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी आप लगाओगे तो क्या लिखोगे? 7.6 इंटू 240। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पर न्यूक्लियन के लिए है, टोटल मास नंबर हमारे पास कितना है? 240 है, पर मास नंबर है ना, पर मास नंबर, टोटल मास नंबर 250 है, तो टोटल एनर्जी हो गया ये माइनस 2 फ्रैगमेंट्स के बीच ब्रेक हो गया है, ईच के लिए नंबर ये है, एनर्जी ये है। तो 2 फ्रैगमेंट 2 इंटू 8.5 इंटू टोटल मास नंबर तो मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो टोटल आपको एनर्जी रिलीज मिल जाएगा। इजी है बच्चों, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो एग्जाम में जब पेपर आप देख लिया करो तो पहले इस तरह के क्वेश्चन पे आप ध्यान देकर अच्छे से सॉल्व कर लो, ये और डेरिवेशन वाली चीजें पहले कर लो। उसके लिए बहुत ही फ्रेश माइंड चाहिए होता है, जैसे मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, उसके लिए बहुत ही फ्रेश माइंड चाहिए। जाते ही स्टार्ट हो जाओ, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही करना है ना, माइंड मेकअप करके जाओ, माइंड बना के जाओ, ताकि जो लंबे मार्क्स वाले हैं, बिग मार्क्स वाले हैं, पहले अटेम्प्ट कर लो, प्रेशर रिलीज होता है, और क्योंकि धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल भी कम होगी, थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं हम लोग एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेट द एनर्जी इन द फ्यूजन रिएक्शन, दिस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस सबका गिवन है। तो जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो पहले रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं ना, एनर्जी इन द फ्यूजन, एनर्जी इन द रिएक्टेंट माइनस एनर्जी इन द प्रोडक्ट साइड। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1s2 के लिए गिवन है 2.23, यहाँ 2 बार है तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग कितना? 7.73
ठीक है ना। वन एस टू के लिए बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 2.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 हीलियम 2 के लिए ये गिवन है 7.73 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो दोनों के लिए एनर्जी तो गिवन है, तो फ्यूजन के लिए एनर्जी आपने ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो और यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, सो बी केयरफुल, आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा बाद में, तो नोट करते जाओ बच्चों। एक मिनट, ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हो, नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आप एज इट इज लिखो, घबराने की बात नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग पहले प्रोडक्ट की एनर्जी निकालते हैं, माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो फ्यूजन में होता है ना, फ्यूजन में होता है। देखिए आप घबराओ नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बस आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। स्टेट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब एक इस फोर्स के बारे में कोई दो फैक्टर ऐसे बताओ जो बाकी फोर्सेस से मैच नहीं करता होगा। टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना उसको चार्ज से मतलब नहीं है, वो प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो क्या लिखेंगे, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या लिखेंगे, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, कहीं भी लग सकता है, नॉन सेंट्रल फोर्स, आप लिख लो नॉन सेंट्रल। तीसरा एक और भी लिख सकते हो आप कि ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पॉसिबल, तभी ये फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो लिख लो शॉर्ट रेंज फोर्स या शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है, हो गया, और कुछ नहीं करना। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मार्क द रीजंस ऑन द ग्राफ वेयर फोर्स इज अट्रैक्टिव। देखो सबसे पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी इधर होता है और डिस्टेंस इधर होता है, ऐसा, ठीक है, इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये ग्राफ ऐसे रन करता है, ऐसे रन करता है, ऐसे रन करता है और ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे एक मार्क कर लो डिस्टेंस r0 है जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, न्यूक्लियस इसके पहले रिपेल करता है, ये रिपेलिंग फोर्स, और इस डिस्टेंस के बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स करता है, ये आपको मार्क करना है, दैट्स इट, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है बच्चों, ये आप मार्क करके दिखा सकते हो। वैसे इसको आप बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा या मिला भी होगा पहले आपको, हो सकता है आपके दिमाग में अभी नहीं हो, लेकिन आप ऐसे ऐसे मार्क करके दिखा सकते हो, इजी है बहुत। तो बच्चों आज के इतना ही रखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे रीच कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा जवाब देने का। कल एग्जाम है बच्चों, तो मेरे ओर से गुड लक, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे मैथ्स के एग्जाम में, मैथ्स के दौरान भी मैं बहुत सारे वीडियोज आपके लिए डालता रहूँगा। बाय बच्चों, टेक केयर।